नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं आया हूं आपके सवालों के जवाब के साथ। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये है अभिजीत खान का। अभिजीत खान जानना चाहते हैं कि मैक्स बूपा, रीएश्योर और HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर है। देखिए, दोनों ही प्लान अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो दोनों में यूनिक हैं या जिन्हें कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि हम रीस्टोर या रीएश्योर बेनिफिट की बात करें, तो इस बेनिफिट का मतलब यह है कि आपका जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो क्लेम लेने पर दोबारा से रीइंस्टेट हो जाता है। तो यदि हम बात करें HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर की, तो यहां पर ये जो बेनिफिट है ये पॉलिसी ईयर में सिर्फ एक ही बार रीइंस्टेट किया जा सकता है या हो जाता है। लेकिन जहां तक मैक्स बूपा रीएश्योर प्लान की बात है, यहां पर यह बेनिफिट मल्टीपल टाइम्स लिया जा सकता है। यानी कि यदि आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसको आप क्लेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रीस्टोर बेनिफिट है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, आपका सम इंश्योर्ड रीइंस्टेट हो जाता है। तो यहां पर ये मैक्स बूपा में जो सुविधा है ये HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है। साथ ही जहां तक हेल्थ चेकअप का सवाल है, ऑप्टिमा रीस्टोर में यदि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख से कम है, यानी कि 5 लाख की अगर पॉलिसी है मान लीजिए, तो यहां पर आप 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। मतलब कि आपकी पॉलिसी में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और यदि 10 लाख या उससे अधिक का सम इंश्योर्ड है, तो इस केस में हर साल आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन मैक्स बूपा रीएश्योर में ये बेनिफिट एनुअल बेसिस पर है, यानी कि हर साल आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। और साथ ही यहां पर मैक्स बूपा में ये बेनिफिट डे 1 से एप्लीकेबल है, यानी कि आपने पॉलिसी ली और इमीडिएटली आप चाहें तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। लेकिन HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर में पॉलिसी एनिवर्सरी, यानी कि एक साल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं एक दूसरे फीचर पर। अभी देखिए, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को भी कवर करती हैं। मॉडर्न थेरेपीज में जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज है, स्टेम सेल थेरेपी है, या फिर ओरल कीमोथेरेपी है, इस तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं। और HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर में इस तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए कोई सब लिमिट नहीं है, जबकि मैक्स बूपा रीएश्योर में सर्टेन रोबोटिक सर्जरीज के लिए सब लिमिट रखी गई है कि मैक्सिमम 1 लाख तक का ही क्लेम लिया जा सकता है। जबकि मैक्स बूपा रीएश्योर प्लान में रोबोटिक सर्जरीज की कुछ कंडीशंस में 1 लाख रुपीस की सब लिमिट रखी गई है। तो ये आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। एक तरफ जो कि कॉमन फीचर है जैसे कि रीस्टोरेशन या रीएश्योर, ये मैक्स बूपा में थोड़ा फीचर बेहतर है। जबकि हम सब लिमिट्स की बात करेंगे मॉडर्न थेरेपीज के लिए, तो यहां पर ऑप्टिमा रीस्टोर बेटर लग रही है। और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सूरज शिटोले जी ने। सूरज जी जानना चाहते हैं कि ऐसे मार्केट में, जबकि इक्विटी मार्केट बहुत ऊंचाई पर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। सूरज खुद भी मानते हैं कि SIP तो बिल्कुल जारी रखनी चाहिए, लेकिन यदि किसी के पास 50,000 1 लाख रुपए हों तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि निवेशक का निवेश का नजरिया कैसा है। यदि लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना हो, यानी कि 5 साल या उससे अधिक का निवेश का नजरिया हो, निवेश की अवधि हो, तो ऐसे में इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में। यानी कि एक साथ लमसम में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यदि स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि किस्तों में निवेश होगा, तो ये बेहतर रहेगा। और ऐसे में
सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी का सहारा लिया जा सकता है। 6 महीने से 8 महीने की अवधि की एसटीपी की जाए तो ये बेहतर रहेगा। और एसटीपी में आपके पास वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली सभी तरह की सुविधाएं हैं। तो ऐसे में वीकली एसटीपी के जरिए यदि निवेश किया जाए तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर चॉइस होगी। और यदि 1 साल या उसके आसपास का निवेश का लक्ष्य है तो ऐसे में फिर डेट फंड में भी निवेश किया जा सकता है। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि डेट फंड में या बैलेंस्ड फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, तो डेट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स मेरे हिसाब से बेहतर रहेंगे यदि नज़रिया 1 साल या उसके आसपास का है। और यदि बैलेंस्ड फंड या यानी कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या किसी निवेशक को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना हो तो यहाँ पर भी निवेश की जो अवधि है वो 3 साल या उससे अधिक की हो तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। और ऐसे में भी एक साथ में निवेश करने की बजाय स्टैगर्ड मैनर में, चाहे आप एसटीपी के जरिए करें या खुद ही डिसाइड कर लें कि हर हफ्ते या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रणनीति होगी। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मुदित सिंघल ने। मुदित जानना चाहते हैं कि किसी निवेशक के यदि 5 गोल्स हो तो उन्हें मैक्सिमम कितनी स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। देखिए, गोल्स कितने भी हों डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, कितनी अवधि के लिए निवेश करना है। यदि कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और ऐसी अवधि के लिए मान लीजिए बच्चों की हायर एजुकेशन है, शादी है, वेकेशन प्लानिंग है, रिटायरमेंट है, इस तरह से लंबी अवधि के गोल्स हैं, तो ऐसे में निवेशक 3-4 गोल्स के लिए भी एक ही तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर गोल के लिए अलग म्यूचुअल फंड स्कीम होगी। आप मल्टीपल गोल्स के लिए एक ही कैटेगरी की या एक ही स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से एक निवेशक के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 8 से 10 स्कीम्स हो सकती हैं, क्योंकि इक्विटी में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। और इसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 कैटेगरीज की या एक कैटेगरी में भी 2 स्कीम्स रख सकता है। तो इस तरह से 8 से 10 स्कीम्स निवेशक के पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। लेकिन स्कीम का चुनाव निवेशक कुछ फैक्टर्स जैसे कि निवेश का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि क्या फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए निवेशक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, साथ ही निवेशक का रिस्क एपेटाइट यानी कि जोखिम सहने की क्षमता कैसी है, और साथ ही निवेश की अवधि कैसी रहेगी। इन सब बातों के आधार पर निवेशक स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। तो सवाल जवाब के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मैं ले रहा हूं। ये पूछा है संजय शाह ने। संजय का कहना है कि उनके क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड हुआ, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने तुरंत बैंक को कर दी और साथ ही उन्होंने पुलिस की साइबर क्राइम सेल को भी इसकी राइटिंग में रिपोर्ट दे दी है। लेकिन उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन्हें इसका पेमेंट करना होगा? संजय, अगर आप अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे, बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहां पर फ्रॉड ट्रांजैक्शंस या डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। आप ट्रांजैक्शंस जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हैं या डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन हैं उन्हें सेलेक्ट करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। आप उनका पेमेंट होल्ड करें और यदि इन्वेस्टिगेशन के बाद बैंक इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये अनऑथराइज्ड हैं, आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, ना ही आपने इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कोई अथॉरिटी दी है, यानी कि आपने अपना ओटीपी वगैरह जैसा आप कह रहे हैं आपने शेयर नहीं किया है, तो इस केस में ये ट्रांजैक्शंस रिवर्स हो जाएंगे और आपको इनका पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और यदि ये बात निकल कर आती है कि इन ट्रांजैक्शंस के लिए कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल हैं, तब आपको इनका पेमेंट करना होगा। और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है
बनमाली दास ने बनमाली जानना चाहते हैं कि क्वांट एक्टिव फंड कैसा है। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप फंड है और इसका अगर आप एक्सपोजर देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में है। और क्योंकि मल्टी कैप फंड को मिनिमम 25% हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें करंट पोर्टफोलियो तो मेजर एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। ये स्कीम 2001 में लॉन्च हुई थी। यदि हम इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रही है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से ये तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भी रिटर्न्स इतने ही अट्रैक्टिव रहेंगे, लेकिन आप यदि पिछले एक साल की बात करें या सिंस इंसेप्शन जब से ये स्कीम लॉन्च हुई थी यानी कि 2001 से लेकर अब तक स्कीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अट्रैक्टिव रही है। एज ऑन 30 सितंबर 2021 स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का टोटल एसेट का 1.75% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 0.50% है। तो ये कहा जा सकता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स में से एक है। और अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है कुलदीप बेनीवाल ने। कुलदीप जानना चाहते हैं कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना से बीच में यानी कि मैच्योरिटी से पहले पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस स्कीम में बेटी की उम्र 18 इयर्स की होने के बाद एजुकेशन के लिए या उसकी मैरिज के लिए जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस है उसका 50% तक विड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि यदि मैं आज बात करूं अक्टूबर 2021 में तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का मतलब हुआ 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को जो भी अकाउंट में बैलेंस है उसका 50% एक लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपके जो भी सवाल हों या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।